Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का डिफरेंस बिटवीन वाले टॉपिक। कौन से चैप्टर के? चैप्टर 2 के, क्योंकि ये है पार्ट 2। यस, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि हम हर एक चैप्टर के जितने भी डिफरेंस बिटवीन वाले टॉपिक्स हैं वो सारे कंबाइन करते हैं और वीडियोस में कवर करते हैं। इनिशियली हमारा प्लान था कि सारी वीडियोस हम एक ही वीडियो में बना दें, मतलब सारे चैप्टर्स हम एक ही वीडियो में बना दें, बट देन वो थोड़ा फिजिबल नहीं हो पा रहा था। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हम हर एक चैप्टर में जितने भी डिफरेंस बिटवीन है वो सारे साथ में लेके एक एक वीडियो ऐसे रिलीज करवाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, सेकंड चैप्टर की हो रही है और ऐसे ही हर एक चैप्टर की आगे आने वाले दिनों में आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन वाले दिख रहे हैं उनको मैं एग्जाम्पल्स की मदद से पहले समझा रही हूँ, फिर उनके डिफरेंसेस क्लियर कर रही हूँ। तो आपको बस तसल्ली से बैठ के वीडियोस देखनी है और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर अपने आप हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आपको एक और छोटी जानकारी दे दूं कि ये वाले चैप्टर में ना बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स है जिसमें 1 या 2 डिफरेंस बिटवीन है, लेकिन वहीं पे ऐसा भी चैप्टर है जिसमें 6-7 डिफरेंस बिटवीन है। सो हैव सम पेशेंस, ओके। इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है बहुत ही बेसिक नेचर के डिफरेंस बिटवीन के साथ, जो कि है पार्टनरशिप फर्म एंड सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच में। आपको पता है इस चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, तो अलग अलग फॉर्म्स थी, तो हर एक टाइप की जो फॉर्म है उसके डिफरेंसेस देखेंगे हम दूसरे के साथ कंपेयर करके। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमारी हो रही है यहाँ से। ओके, चलिए इसके लिए ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। इमेजिन करिए, ठीक है, ये आपकी क्लास में एक लड़का है जो कि हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। आई गेस हर किसी क्लास में एक लड़का या एक लड़की तो ऐसी होती है जो अकेला रहना प्रेफर करते हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, अनलेस अंटिल कोई काम ना हो, बोलना ही पसंद नहीं करते। हमारी क्लास में एक लड़का हुआ करता था, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूँगी उसका, क्योंकि यू नेवर नो कौन किसकी वीडियो कब देख ले, राइट। तो वो लड़का बेसिकली क्लास में किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। हाँ, वो मुझसे ज़रूर बात करता था, और वो भी कैसी, उसको कोई नोटबुक चाहिए होती थी तो ही यूज्ड टू कम टू मी कि पायल मुझे वो नोटबुक चाहिए। नोटबुक लेके चला जाता था, काम खत्म होने के बाद देने आ जाता था। मतलब सिर्फ इतनी सी इंटरेक्शन रहती थी उसकी, और किसी से कोई फालतू बात नहीं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता था वो बात ही नहीं करता है। इनिशियल कुछ दिन तो आई थॉट कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, कि मतलब यू नो लाइक ही कांट टॉक और समथिंग लाइक दैट, बट देन लेटली आई गॉट टू नो कि नहीं, वो बोल सकता है बट बोलना नहीं चाहता है बस। ठीक है, बहुत ही उसमें रहता था। तो वैसा एक लड़का तुम इमेजिन करो तुम्हारी क्लास में भी है। और वहीं पे सेकेंड एग्जाम्पल लो उस ग्रुप का जो कभी एक दूसरे से दूर नहीं बैठते, जो कभी एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं करते। अब ये इंस्टेंस भी सबके उसमें होता ही है। हर क्लास में एक ग्रुप ऐसा ज़रूर होता है जो हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ कोई काम करना है, कोई डांस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, सिंगिंग में करना है, ये करना है, वो करना है, हर किसी में साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते। तो ये हो गए वो लोग। सो अब 11th-12th कंप्लीट हो गई, लाइफ में आगे बढ़े, काम किया, सोचा फ्यूचर बनाते हैं, करियर बनाते हैं। तो ये वाला इंसान जो हमेशा से अकेला रहा है, क्या ये प्रेफर करेगा किसी और के साथ काम करना? ऑब्वियसली नहीं, ही विल प्रेफर मैं खुद का काम करूं। तो इसने बढ़िया मस्त अपना एक शॉप डाला ग्रोसरी आइटम्स का और सामान बेचना शुरू कर दिया, सामान बेचना शुरू कर दिया। मस्त ग्रोसरी आइटम्स का एक वो डाला और सामान बेचना शुरू कर दिया। वहीं पे जो ग्रुप था, इन्होंने कभी एक दूसरे के बिना रहना सीखा ही नहीं था। इन्होंने बोला नहीं, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, और काम करेंगे तो साथ में ही करेंगे। तो इन सब ने मिलके एक फर्म खोली और यहाँ पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना साथ में शुरू कर दिया। अब ये जो इंसान है वो अकेले इस शॉप की पूरे जिम्मेदारी संभाले हुए है। जो पैसा लगा था खुद की जेब से लाया या पेरेंट्स की जेब से लाया, घर से लेके आया, बेसिकली जैसे चला रहा है खुद की मर्जी से चला रहा है, जो चीज़ें चाहिए होती हैं खुद करता है, रिस्क खुद बेयर कर रहा है, प्रॉफिट खुद कमाता है,
किसी और से कोई लेना देना नहीं है। वहीं पे जब इन दोस्तों के सर्कल के बारे में बात हुई है, इन दोस्तों के ग्रुप के बारे में बात हुई है, तो ये एक दूसरे के साथ मिलके सारी चीजें कर रहे हैं। एक चीज अगर एक इंसान संभाल रहा है, दूसरी चीज दूसरा इंसान संभालेगा, तीसरी चीज तीसरा इंसान संभालेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, देयर इज दिस न्यू सीरीज ऑन जी, व्हाट्स द नेम, पिक्चर्स करके 2 सीजन आ चुके हैं, हर सीजन में 5 एपिसोड्स हैं, ठीक है। तो उसमें वैसे वो पार्टनरशिप नहीं है, मतलब वैसे वो ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कि ग्रुप में मिलकर जब आप काम करते हो तो हर एक बंदे की अपनी स्पेशलिटी होती है, एक्सपर्टीज होती है। एक इंसान पिच करने में बहुत अच्छा है तो दूसरा टेक में बहुत अच्छा है, तीसरा इंसान फॉर से मार्केटिंग में अच्छा है तो चौथा इंसान ह्यूमन रिसोर्स में बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे वो चारों के एग्जाम्पल्स दिखा हुआ है, 4 लोगों की टीम होती है, तो वो जो मिलके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मिलके सारी चीज़ें कर रहे हैं, मिलके अपना पूरा कारोबार चला रहे हैं, वो ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और अब जब इंसान अकेले अपना काम संभालता है, अकेले बोले तो सोलो, मतलब तो अकेले सोलो, तो ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब इकलौता इंसान अपना बिजनेस चला रहा है। वहीं पे अगर आप ग्रुप में आके बाकी सब लोगों के साथ अपना बिजनेस चलाना शुरू करते हैं तो ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनर्स कौन होते हैं? जो आपके साथ मिलके काम करते हैं, योर पार्टनर। अगर आपके साथ मिलके जीवन जी रहे होते हैं तो वो आपका लाइफ पार्टनर कहलाया जाता है। वहीं पे अगर आपके साथ मिलके काम कर रहे होते हैं तो आपका बिजनेस पार्टनर कहलाया जाता है। तो यहाँ पे ये सारे जो लोग हैं वो आपके पार्टनरशिप फर्म के पार्ट बनेंगे और इनके साथ मिलके जो आप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। इंडिविजुअली दे विल बी नोन एज पार्टनर्स एंड टुगेदर दे विल बी नोन एज अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। सो अकेले अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में ये इंसान चला रहा था, तो इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जनरली वो लोग जो दूसरों के साथ इतनी जल्दी जेल अप नहीं कर पाते, जिनकी बहुत बड़ा बिजनेस का सपना नहीं होता, जो अकेले सारी चीज़ें मैनेज करना चाहते हैं, जिनको दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेट करके काम नहीं करना आता, वो इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स जाते हैं। वेयरएज अगर आप पूरा रिस्क खुद नहीं बेयर करना चाहते, यू नो दैट आपकी हर एक चीज़ पे मास्टरी नहीं है, आप दूसरे लोगों के साथ आराम से कोऑपरेट करके काम कर सकते हैं, देन इन दैट सिनेरियो यू प्रेफर डूइंग इट थ्रू पार्टनरशिप स्टाइल, ठीक है। सो एक हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा हो गया पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल इंसान अपना पूरा बिजनेस चला रहा है, वेयरएज पार्टनरशिप मतलब बहुत सारे लोग मिलके, बहुत सारे में ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे ही होंगे, इट कैन बी लाइक 2 और मोर देन 2, ठीक है। तो मिनिमम तो 2 होने ही चाहिए क्योंकि सिंगल इंसान अपना पार्टनर नहीं बन सकता। वो बीच में एक न्यूज़ आई थी कि एक लड़की ने खुद से शादी करी, गुजरात की थी, कौन से एरिया की थी, कि शी इज़ द फर्स्ट गर्ल इन इंडिया हु मैरिड हरसेल्फ। वो चीज़ नहीं हो रही यहाँ पे आप मतलब इतना सोच के भी, इतना चाह के भी ना पार्टनरशिप अकेले स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको 2 लोगों की आवश्यकता लगेगी ही लगेगी, ओके। तो चलिए यहाँ आ जाते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है गवर्न्ड बाय। पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है? तो पार्टनरशिप के लिए एक अलग से एक्ट बनी हुई है जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932, और जितने भी प्रोविजन, जितने भी क्लॉजेस इस एक्ट में लिखे हुए हैं वो सारे मिलके गवर्न करते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म को। वहीं पे बात की जाए सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, तो इसके लिए कोई अलग से हमने एक्ट नहीं लाया हुआ है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई अलग से एक्ट नहीं है। पार्टनरशिप के लिए देयर इज अ डिफरेंट एक्ट जो कि इंडिविजुअली इसके लिए बनाया गया। वहीं पे बात करें नंबर ऑफ मेंबर्स की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप तो भैया सिंगल ऑनर, मतलब एक इंसान से शुरू होता है, तो वहाँ पे मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 1 हो सकता है। मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 1 हो सकता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, यहाँ पे मिनिमम आपको 2 रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया, आप खुद के पार्टनर नहीं बन सकते हो, तो सिंगल इंसान पार्टनरशिप फर्म नहीं स्टार्ट कर सकता। मिनिमम 2 पीपल विल बी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म। वहीं पे मैक्सिमम की बात करें तो ऑर्डिनरी बिजनेस में 20 जा सकते हैं, लेकिन बैंकिंग के बिजनेस में 10 जा सकते हैं। तो 10 लोग मिलके पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं बैंकिंग बिजनेस में,
और 20 लोग तक मिलके खोल सकते हैं नॉर्मल बिजनेस में। वैसे देखिए बोलने वाली बात होती है, मैक्सिमम पार्टनरशिप फर्म्स मैंने 4-5 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं देखे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म मतलब आपको भी उतना मौका मिलेगा जितना सामने वाले को मिलेगा अगर आपने कैपिटल इक्वल कंट्रीब्यूट किए। तो ऐसे में 5-6 लोगों का एकदम सेम वे में माइंड सेम तरीके से सोचे, नॉट पॉसिबल ना। लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे तो फिर लोग प्रेफर करते हैं कम से कम पार्टनर्स रखे जाएं। तो मैक्सिमम पीपल आई हैव सीन, मतलब मैक्सिमम पार्टनरशिप मैंने देखी है जिसमें 2 पार्टनर्स होते हैं। हाँ, हद से हद वो 3 या 4 या मैक्स टू मैक्स 5 कर लेते हैं, उसके बियॉन्ड वो जाते ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग मिलके आपस में कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सकते, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच करेगी एंड देन थिंग्स विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, पार्टनरशिप फर्म जो है वो अग्रीमेंट से फॉर्म होती है और जो डीड यहाँ पे साइन होती है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। वेयर एज सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई अग्रीमेंट की आवश्यकता ही नहीं है, एक गुमास्ता वगैरह लो और अपना बिजनेस बैठ के मतलब खोल के बैठ जाओ। रिस्क की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में बोलते हैं पार्टनर्स जॉइंटली बेयर द रिस्क। पार्टनरशिप फर्म में सारे लोग मिलकर रिस्क बेयर करते हैं। अगर 4 पार्टनर्स हैं तो जब भी कुछ ऐसा रिस्की फैक्टर आएगा हम चारों को सेम वे में इन्फ्लुएंस करेगा, अगर हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन सेम है तो। लेकिन यहाँ पे जो पार्टनरशिप मतलब सोल प्रोप्राइटर होता है वो खुद बेयर करता है हर एक चीज़, इकलौता इंसान, क्योंकि उसको किसी और का इंटरफेरेंस पसंद नहीं होता तो उसको रिस्क भी पूरा का पूरा खुद ही बेयर करना पड़ता है। फाइनेंस की बात करें, लार्जर फाइनेंस एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर बिकॉज ऑल द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल। यहाँ पे ज़्यादा फाइनेंस आ जाता है, रीज़न बीइंग बहुत सारे पार्टनर्स आ रहे हैं तो बहुत सारे पार्टनर्स अपनी अपनी जमा पूंजी लेके आएंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लाइक ऐसे मानिए कि ये सारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, इनके पास जो जो अमाउंट था लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली टुगेदर वो अमाउंट तो बहुत बड़ा ही हो जाएगा ना। बट वहीं पे यहाँ पे क्योंकि एक ही इंसान होता है तो वो मैक्स टू मैक्स कितना कैपिटल ला सकता है, एक इंसान की कितनी वो होगी, राइट। डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो सारे पार्टनर से मिलके ली जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही इंसान होता है तो डिसीजन मेकिंग बहुत ही क्विक होती है, रीजन बीइंग उसको खुद डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना। वेयरएज यहाँ पे बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, विचार करनी पड़ती हैं। डिविजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स एज डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। जो प्रॉफिट का डिवीजन होता है वो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है या पार्टनरशिप डीड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मान लीजिए किसी इंसान ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन 10% दिया तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट भी तो 10% लेगा ना, तो बस वही चीज़ है। यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट प्रोप्राइटर का होता है बिकॉज इसके अलावा और कोई है ही नहीं। ऐसे मान के रखिए रिस्क भी पूरा आपका है, लॉस भी पूरा आपका है, प्रॉफिट भी पूरा आपका है, तो तीनों चीज़ें आप ही की हैं नो मैटर व्हाट इस वाले सिनेरियो में। और इस वाले सिनेरियो में हर एक चीज़ डिपेंडेंट होगी ऑन द पार्टनरशिप डीड, क्योंकि सारी चीज़ें लिखी जाएंगी कि अगर प्रॉफिट होता है तो किसका कितना कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग उसको मिलेगा। तो जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया होगा, सबने इक्वली कंट्रीब्यूट किया तो भैया सबका इक्वल माना जाएगा। लेकिन सबने इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं किया, आगे पीछे कंट्रीब्यूट किया, देन इन दैट सिनेरियो ऑब्वियसली यू विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब आ गया है पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बीच में डिफरेंस। बट बिफोर दैट जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ये है 3 डिफरेंसेस पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच में, और बाकी के 4 डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। सारे डिफरेंस बिटवीन अच्छे से पढ़ के जाने हैं, रीजन बीइंग किसी भी उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको हर क्वेश्चन बनता हो। इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो तो फिर आपसे सारे क्वेश्चन बनने चाहिए डिफरेंस बिटवीन वाले। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि जैसे फीचर्स, इम्पॉर्टेंस, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, इनके भी काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं उनके भी पॉइंट्स ऐसे एक इंडिविजुअल वीडियोस में लाइक फॉर से एडवांटेजेस ऑफ एवरीथिंग ऐसा कोई लेके आऊँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ एवरीथिंग ऐसा कुछ मतलब इंडिविजुअल वीडियो लेके आऊँ। तो व्हाट डू यू थिंक, कैसा आइडिया, मुझे कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक बार ज़रूर बताना। अगर लगा कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे, ओके। चलिए, सो पार्टनरशिप एंड हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या लिखा हुआ है। देखिए, पार्टनरशिप हम समझ चुके हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं तो उसको पार्टनरशिप फर्म का नाम दिया जाता है, ठीक है। बट व्हाट इफ एक फैमिली बिजनेस कर रही है, मैं बोलती हूँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था और उसी बिजनेस में मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर भी चले गए, उसी बिजनेस में मेरे फादर मदर भी चले गए, उसी बिजनेस में मेरे एल्डर सिबलिंग्स भी चले गए और फिर अब मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी आई कैन जॉइन द सेम बिजनेस।
सो बेसिकली ऐसा जब फैमिली में ही बिजनेस रन हो रहा हो, उस नेचर के बिजनेस को बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आज की डेट में बहुत ही कम ऐसे बिजनेसेस देखने को मिलते हैं, बट स्टिल कुछ बिजनेस लाइंस, कुछ ऐसे स्पेसिफिक गुड्स हैं जिनमें यही वाला ही पैटर्न चलता है। जैसे ज्वेलरी वाला, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ज्वेलरी वाले के बारे में कि गोल्ड ज्वेलरी बनाने वाले यूजुअली क्या करते हैं, अपने बच्चों को लगा देते हैं उसी बिजनेस में, फिर अपने बहुओं को भी लगा देते हैं, फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी लगा देते हैं। तो वो ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो वो जिस नेचर का बिजनेस होता है वो होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये एक अलग किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है। क्योंकि भाई देखो, न्यूक्लियर फैमिली तो हर जगह मिलती है, लेकिन जॉइंट फैमिलीज की कॉन्सेप्ट ज्यादातर वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया में ही पाई जाती है। ठीक है, सो दैट्स द थिंग कि हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। नया तो नहीं, एक्चुअली बहुत पुराना है, लेकिन दूसरों से हट के है। दूसरे नेशंस में अक्सर आपको ये देखने को नहीं मिलता है। तो अब एक एक करके इन दोनों के डिफरेंसेस समझ लेते हैं, स्टार्टिंग विद द गवर्न्ड बाय। चलिए, गवर्न बाय में ये बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमने प्रीवियसली भी पढ़ा कि ये एक एक्ट है जो बनाई गई है पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए, तो सेम चीज लिखी हुई है। बट व्हेन इट कम्स टू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसको गवर्न करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट। अच्छा, एक चीज जो मैंने स्किप कर दी आपको बताना, क्योंकि नाम में ही, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम में ही हिंदू वर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये सिर्फ हिंदुओं के लिए होती है। ये थोड़ा सा रिलीजन को लाइमलाइट में लेके आती है और बोलती है जितने भी हिंदू लोग हैं इंडिया में वो इस पर्टिकुलर टाइप का फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं के ऊपर लागू होती है। और इनके लिए जो एक्ट बनी हुई है वो बनी हुई है हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो कि बेसिकली हिंदुओं के बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करती है। उसके साथ साथ वो इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात करती है। ठीक है, सेकेंड, नंबर ऑफ मेंबर्स। हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, क्योंकि एक इकलौता इंसान खुद का पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन मैक्सिमम इट कैन गो टू 20 इन ऑर्डिनरी बिजनेस और 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस। लेकिन व्हेन इट कम्स टू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यहाँ मिनिमम 2 चाहिए होते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि एक फैमिली में कितने मर्जी मेंबर हो सकते हैं। तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते हो कि एट प्रेजेंट टाइम आप कितने लोगों को उस बिजनेस का पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड है मेल फीमेल। अच्छा, पार्टनरशिप में मेल फीमेल का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि नहीं तुम लड़की हो तो मेरी पार्टनर नहीं बन सकती, तुम लड़के हो तुम्हें हम इस पार्टनरशिप में नहीं लेंगे क्योंकि ये गर्ल्स की पार्टनरशिप है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेल फीमेल दोनों को ही एक्टिव पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है अगर उनके अंदर कैलिबर होता है तो, और वो रिस्क टेकिंग के लिए तत्पर होते हैं तो। बट व्हेन इट कम्स टू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यहाँ पे फीमेल का स्टेटस थोड़ा सा मेन के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, मेन के कंपैरिजन में फीमेल को थोड़ी सी कम वैल्यू दी जाती है इस वाले सिनारियो में। जब बात करें मैनेजमेंट की, तो सारे जो पार्टनर्स होते हैं वो मैनेज कर सकते हैं। मतलब अगर एक पार्टनर अवेलेबल नहीं है उसके बिहाफ पे दूसरा कर ले, दूसरा अवेलेबल नहीं है तीसरा कर ले। तो ऐसे कोई कितने भी पार्टनर्स कैसे भी टाइम पे चाहे तो सब एक साथ भी कर सकते हैं, चाहे तो एक को जिम्मेदार ठहरा के उसी को भी बोल सकते हैं कि तू देख ले मैनेजमेंट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनी हुई है। देयर इज दिस पर्सन हु इज नोन एज कर्ता। ये कर्ता जो इंसान होता है यही सारी चीज़ें संभालता है, ही इज़ द मेन होल्डर। ये जो बोलता है वही बिजनेस में होता है, पूरी मैनेजमेंट इसकी हाथों में होती है। और ये बंदा सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर होता है फैमिली का, और यूजुअली ये जो सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है ना वो होता है। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए तो उनके बाद उनका जो बेटा होगा जो सबसे बड़ा होगा वही कर्ता बन जाता है। ठीक है, तो कर्ता मैनेज करता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अकेले। ठीक है, बाकी सबको वही सुनना पड़ता है जो वो बोलता रहता है। लाइबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे सारे पार्टनर्स की सेम लाइबिलिटी होती है। मतलब अगर मान लीजिए सबने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है तो सबका रिस्क फैक्टर इक्वल होगा। तो कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है, हर किसी को इक्वल ही उसको बेयर करना पड़ता है। बट व्हेन इट कम्स टू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो इसमें बोलते हैं कि जो कर्ता होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि भैया देखो पूरा मैनेजमेंट वो संभाल रहा है, कुछ भी गलती हुई मतलब कर्ता की गलती होगी, तो कर्ता की लाइबिलिटी भी वो होगी, अनलिमिटेड होगी, उसको बेयर करना पड़ेगा, कितना मर्जी तुम वो कर लो।
बट व्हेन इट कम्स टू अदर मेंबर्स तो उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। सो कर्ता, क्योंकि सोल ऐसा बॉडी होता है पूरे फर्म में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि सारी डिसीजन मेकिंग खुद करता है, तो कोई भी मुसीबत अगर उसके ऊपर आ रही है ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वो हकदार है उस मुसीबत को अपने हाथ में लेने के लिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी बनती है, बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी बनती है। डिविजन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द रेशियो डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डील। सबके बीच में प्रॉफिट डिवाइड होता है जिस भी अग्रीड रेशियो में हमने वो किया हो, जबकि इक्वल शेयर इन प्रॉफिट फॉर ऑल द मेंबर्स, यहाँ पे इक्वल शेयर मिलता है सब मेंबर्स को। माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, एक पार्टनर मतलब माइनर को जो 18 साल से कम की उम्र का है उसको पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बनाया जा सकता नॉर्मल सिनारियो में, लेकिन उसे ऐड किया जा सकता है उसके बेनिफिट्स के लिए। दैट मीन्स उसको जो डिसएडवांटेजेस होंगे वो बेयर नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन उसको एडवांटेजेस ज़रूर मिलेंगे पार्टनरशिप फर्म के, तो ऐसे आधा अधूरा सा वो पार्टनर बन सकता है। लेकिन माइनर कैन बी अ मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली हिंदू फैमिली बिजनेस, यहाँ पे माइनर का कोई वो नहीं है, 18 साल से पहले भी तुम आके गला संभाल सकते हो बिजनेस का, ऐसा नहीं। देन हमारा नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट हो गया है, तो बेटर आप यहाँ पे क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। ओके, सो पार्टनरशिप फर्म के बारे में अपन पहले से ही जान चुके हैं कि क्या होती है ये, बट कोऑपरेटिव को अभी तक हमने नहीं समझा है, तो पहले एक एग्जाम्पल से हम कोऑपरेटिव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर डिफरेंसेस पे आएंगे। बट उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, शायद मुझे स्टार्टिंग में क्लियर करनी चाहिए थी, बट देन कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट, राइट। सो बेसिकली मुझे आपको ये बताना था कि जितनी भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंसेस हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ना ज़रूरी है। देखो, कल जब तुम बड़े होगे, माइट भी हो सकता है तुम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचो, हो सकता है ना, और बहुत सारे लोग करते भी हैं ऐसा। मतलब मेरे साथ जब स्कूल में बहुत सारे लोग लाइक दे वर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट कंपैरेटिव एग्जाम्स, वहीं पे ऐसे भी लोग थे जिनका सपना था कि भैया बिजनेस ही स्टार्ट करना है। अभी क्लास में भी बहुत सारे लोगों का सपना होगा और माइट भी हो सकता है आपका भी सपना हो। तो आपके लिए जहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होगा कि कौन सा प्रोडक्ट या फिर सर्विस के साथ आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, वहीं पे जो सबसे लाइक इम्पॉर्टेंट और सेकंड नंबर पे क्वेश्चन जो आपके सामने खड़ा होगा ना, वो ये होगा कि कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप उस सपने को पूरा करना चाहते हैं। और वहाँ अगर आपको मतलब ही नहीं पता होगा, आपको पता ही नहीं होगा कौन कौन सी फॉर्म्स अवेलेबल है मेरे पास, तो आप राइट डिसीजन कैसे लोगे। मार्केट में खरीदारी करने जाते हो, खरीदारी करते हुए अगर तुमने सबसे मतलब सारे प्रोडक्ट्स देखे ही नहीं है, फिर से तुम टॉप खरीदने गए हो, टी शर्ट खरीदने गए हो, तुमने सारे टी शर्ट्स देखी ही नहीं है, या फिर हर एक टाइप की एक टी शर्ट देखी नहीं है, क्या तुम बेस्ट टी शर्ट उनमें से पसंद करके ला पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। सो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि अगर आपको एक परफेक्ट चॉइस वो करनी है, अपना डिसीजन लेना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जान लो और उसके प्रोज एंड कॉन्स भी जान लो, और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो तो जान ही लो, ताकि आपके लिए ये डिसीजन लेना कि कौन से फॉर्म के साथ आपको आगे बढ़ना है ईजी हो जाए और सिंपल हो जाए। और आप जानते हैं आज की डेट में तो भैया स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर हमारा लाइक सीड फंडिंग, बूटस्ट्रैपिंग, ये सारे वर्ड्स आजकल कॉमन उसमें चल रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब जहाँ पे इस लेवल का हम बातचीत कर रहे हैं, अगर तुम्हें इस लेवल की चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो तुम्हें कितना इन्फीरियर फील होने वाला है ना। इसलिए अपने बेसिस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखो, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे सिर्फ पेपर पास करने के लिए मत पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ताकि कल अगर तुम्हें इनमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल हो रही हो तो तुम्हें आती हो वो चीज़, ठीक है। अब देखो, अब इमेजिन करो तुम हो और तुम्हारे 6 दोस्त हैं, एक ये है, एक ये तुम, तीसरा दोस्त, चौथा दोस्त, 5वां दोस्त और ये 6ठा दोस्त, ठीक है। तुम में से हर एक फ्रेंड फॉर से 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख पर मंथ कमाता है, ठीक है। तुम सबको ना कभी पैसे की आवश्यकता होती है, और फिलहाल पैसे की जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो इस इंसान को है। इसके घर में इसकी बहन की शादी है जिसके लिए इसको 5 लाख रुपए चाहिए। सबसे पहले तो ये चला गया अपने बैंक के पास कि बैंक मुझे ना लोन चाहिए, आप प्लीज़ मुझे लोन दे दो। बैंक ने बोला किस बिना पे हम लोन दें, किस तरीके से हम आपको लोन दें 5 लाख रुपए का, आपके पास ना कोई असेट है ना कुछ है, हम नहीं दे रहे आपको लोन, ठीक है। और आपकी जॉब भी ऐसे प्राइवेट वाली है, उस पर ज़्यादा हम रिलाई करते नहीं है, सो लोन देना तो मुश्किल है। बैंक ने मना कर दिया। अब इसने अपने रिलेटिव्स वगैरह से पूछा, उन लोगों ने भी मना कर दिया। अब इसके पास ऑप्शन क्या बच रहा है?
फ्रेंड से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया, तुम्हारे अलावा बाकी फ्रेंड से पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया। तो इसने ना बचपन में 11th-12th क्लास में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा हुआ था, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा हुआ था। तो इसको रियलाइज़ हुआ यार ये भी तो एक तरीका हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने का। तो इसने तुम सबसे बात करी, ठीक है। इसने बात की कि यार देख, हम सबको ना कभी पैसे की आवश्यकता होती रहती है, तो अगर ऐसे में तुम सब पैसा इकट्ठा करो, आज मेरी ज़रूरत को पूरा करो, कल फिर से हम पैसा इकट्ठा करेंगे, तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करेंगे, फिर से पैसा इकट्ठा करेंगे, तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करेंगे, फिर से पैसा इकट्ठा करेंगे, तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करेंगे, फिर से पैसा इकट्ठा करके तुम्हारी ज़रूरत, एंड देन तुम्हारी ज़रूरत, सबकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो क्या ख्याल है, तुम लोगों ने कभी वो मम्मीज़ की किटी पार्टीज़ के बारे में सुना है, देखा है क्या होता है उसमें एक इंसान जितना इन्वेस्ट करता है उतना ही उसे वापस मिलता है। अगर मान लीजिए मैं किसी किटी का मेंबर हूं, तो मैं 2000 रुपये पे करूंगी हर महीने, तो मुझे अल्टीमेटली लास्ट में जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबसे 2-2 हज़ार रुपये ही मिलने वाले हैं। तो ना मैंने कुछ गवाया, ना ही मैंने कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमाए, ठीक है। सो ऐसे सिनेरियो में जितना तुम लगाते हो उतना ही तुम्हें कहीं ना कहीं वापस मिल जाता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम, और कैसे भी करके। तो मोर और लेस किटी पार्टी वाला ही सीन यहाँ पे चलता है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट जो है, तुम सबकी कॉमन नीड्स है, तुम सबकी कॉमन नीड्स को पूरा करने के लिए तुम साथ में आ गए हो, तुम साथ में आए हो, तो जिस भी टाइम पे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको पैसे दे दोगे और उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लोगे। यहाँ तो मैंने सिर्फ पैसे वाला एग्जाम्पल दिया है, फाइनेंस वाला एग्जाम्पल दिया है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स लाइक सबके इंटरेस्ट कॉमन थे और सब कंज्यूमर्स थे, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी तुमने फॉर्म कर ली है, सब साथ थे, सबको फाइनेंशियल नीड थी, तो तुमने ऐसी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लिया है। सब साथ थे, सबको फर से होलसेल पे सामान खरीदना था, वो रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। तो किसी भी रिक्वायरमेंट की बेसिस पे, किसी भी कॉमन नीड के बेसिस पे तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे बस ये चीज़ अलग हो जाती है कि तुम लोग जब काम करते हो तो फ़ायदा एक दूसरे का सोचते हो, बाहर वालों का नहीं सोचते हो। तुम यहाँ पे एक दूसरे की मदद करने के लिए बैठे हो, मेंबर्स आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद से और मदद करके ही आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअल नीड, म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, नंबर ऑफ मेंबर्स में ये बोलते हैं, ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स के अलावा क्या और भी कोई पॉइंट है? नहीं है। चलिए, नंबर ऑफ मेंबर्स, पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 मेंबर से शुरुआत होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और 10 मैक्सिमम होते हैं बैंकिंग बिजनेस के केस में, और 20 मैक्सिमम होते हैं अदर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस के केस में। दूसरे टाइप्स के बिजनेसेस हैं तो 20 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, बट व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग बिजनेस तो उसमें मैक्सिमम 10 ही लोग हो सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में वहीं पे मिनिमम 10 लगते हैं। यहाँ पे जैसे मिनिमम 2 से हो पा रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मिनिमम 10 लगते हैं एंड आर रिक्वायर्ड, एंड फॉर मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, और इन्फिनिटी तक चलता है, मतलब कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम पे। इसमें मिनिमम पे भी है, मैक्सिमम पे भी है, इसमें मिनिमम पे है लेकिन मैक्सिमम पे कुछ नहीं है। बेनिफिट्स की बात करें, इन पार्टनरशिप म्यूचुअल बेनिफिट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू पार्टनर्स ओनली। यहाँ पे जो म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं वो पार्टनर्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। यहाँ पे जो होते हैं वो ये बोल रहे हैं कि इज ऑफर टू मेंबर्स एंड जनरल पब्लिक। पहले प्रायोरिटी इनकी मेंबर्स रहती है, उसके बाद जनरल पब्लिक्स तक भी वो आगे बातें चलती हैं, लेकिन मोर और लेस देखा जाए ना तो ऐसा होता नहीं है, यूजुअली मेंबर्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं वो लोग भी। बिजनेस की बात करें, पार्टनरशिप रिक्वायर्स एग्जिस्टेंस ऑफ सब बिजनेस। पार्टनरशिप में एग्जिस्टेंस चाहिए होती है किसी बिजनेस की, मतलब कोई ना कोई तो बिजनेस चल रहा हो तभी पार्टनरशिप कहलाया जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव बिजनेस फॉर फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन एवर इंडिविजुअल्स हैव कॉमन नीड। इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कोई बिजनेस हो, यहाँ पे आपकी कॉमन नीड्स हैं तो आप साथ आ गए हो। जैसे मैंने फाइनेंस वाला एग्जांपल दिया, क्या कोई बिजनेस हो रहा था? नहीं, कोई बिजनेस नहीं हो रहा था, लेकिन आप फिर भी साथ में आए क्योंकि आपकी कॉमन नीड्स थी, ठीक है। तो कॉमन नीड्स होंगी तो आप साथ आ सकते हो, अदरवाइज आपको साथ आने की, मतलब आपको बिजनेस स्टार्ट करने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच, ठीक है। सो ये हो गए 3 डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में। लास्ट है, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में जो रजिस्ट्रेशन होती है वो ऑप्शनल होती है, आपको करवाना है तो कराओ, नहीं करवाना तो बिल्कुल मत करवाओ।
लेकिन जब बात करते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की तो ये बोलते हैं यहाँ पे कंपल्सरी होता है रजिस्ट्रेशन करवाना। सो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, यहाँ ऑप्शनल है, करवाना है करवाओ, नहीं करवाना मत करवाओ, लेकिन यहाँ आपको करवानी ही पड़ेगी। तो ये 4 डिफरेंसेस हैं पार्टनरशिप फर्म और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन पे लेके जाऊं। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और ये लास्ट पॉइंट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। सी ये डिफरेंस बिटवीन ना मैंने CS स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, उन लोगों को भी इनिशियल जो आपका लेवल रहता है वहाँ आता है, और बड़ा मज़ा आता था मुझे ये वाला पढ़ाने में। आई डोंट नो व्हाई, मेरा काइंड ऑफ ये होता है ना, फेवरेट होता है टीचर का भी कुछ, तो मेरा ये फेवरेट वाला डिफरेंस बिटवीन है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस क्या होता है। देखो थोड़ा सा नाम पे जाना, जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्राइवेट तो हमारा मतलब क्या होता है? हमारा मतलब होता है कि भैया ऐसी कोई चीज जो कि सिलेक्टेड लोगों तक ही सीमित है। बट वहीं पे अगर हम बोलते हैं पब्लिक तो मतलब एक ऐसी चीज जो फैली हुई है पब्लिक के बीच में, जनरल मासेस तक फैली हुई है, हर किसी को पता है। जब हम बोलते हैं हमारे बारे में ये चीज़ प्राइवेट है तो दैट मीन्स हमने वो चीज़ कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही बताई है, उसके बियॉन्ड किसी को भी वो चीज़ नहीं पता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बोलते हैं हमारी लाइफ पब्लिक लाइफ है, दैट मीन्स आपकी हर एक चीज़ जनता को पता है, सब लोगों को पता है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जैसे आलिया भट्ट हो गई। अब भाई आलिया भट्ट क्या अपना पर्सनल अकाउंट रख सकती है इंस्टाग्राम पे? नहीं, प्राइवेट रखना है उसे, प्राइवेट रखना पड़ता है, ऑब्लिगेशन है, क्योंकि उसकी लाइफ पब्लिक लाइफ है, वो पब्लिक डोमेन में है। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब कुछ पब्लिक के बीच में है। उसकी लाइफ में छोटा सा भी कुछ होता है तो वो पब्लिक के बीच में आता है। वहीं पे आप, मैं, हम सब हैं, ठीक है। हम सब की लाइफ में कुछ भी होता है वो कितने लोगों तक रहता है हमें पता होता है, मैक्स टू मैक्स शायद हमारे घर वालों को पता होगा अगर वो लव लाइफ के बारे में नहीं है ना, या फिर हमारे फ्रेंड्स को पता होगा अगर वो ऐसी चीज़ है जो हम घर वालों को नहीं बताते, या इन दोनों को पता होगा, राइट। उसके अलावा तो हम तीसरे किसी बंदे से शेयर नहीं करते ना, तो हमारी लाइफ प्राइवेट कहलाई जाती है क्योंकि वो उसमें रिस्ट्रिक्शन है। बट आलिया भट्ट की लाइफ पब्लिक कहलाई जाती है क्योंकि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। छोटी से छोटी खबर, बड़ी से बड़ी खबर उसके लाइफ के बारे में पब्लिक डोमेन में रहती है। बस यही तो कंपनीज में भी डिफरेंस है। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में ही रहती है, बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक कंपनी ये रहती है सबके बीच में, जनरल मासेस उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये अपना यूजुअली मतलब इशू जो करती है शेयर्स का वो जनरल पब्लिक के सामने नहीं करती, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती कि भैया जिसको भी पार्टिसिपेट करना है आओ, नहीं। ये अगर शेयर्स देती है तो कुछ चुनिंदा लोगों को ही देती है, हर किसी को नहीं देती। सो प्राइवेट और पब्लिक नाम पे ही थोड़ा समझ लेना और तुम्हें पता चल जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। यहाँ बोलते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इसकी, और मैक्सिमम ये जा सकते हैं 200 तक। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स से शुरुआत होती है। कंपनी ऑब्वियसली कंपनी, व्हेन यू एंजॉय समबडीज कंपनी, मतलब दैट पर्सन वाज विद यू, पता नहीं इतना फंबल क्यों हो रहा है, एनीवेज दैट पर्सन वाज विद यू, राइट, तो तभी आपने उसको कंपनी बोला। तो प्राइवेट कंपनी बोले तो मिनिमम 2 लोगों की कंपनी। जैसे पार्टनरशिप में आप किसी और के पार्टनर बन सकते हैं, खुद के पार्टनर नहीं बन सकते, तो पार्टनरशिप में भी 2 लोगों की आवश्यकता होती है। वैसे ही प्राइवेट कंपनी क्योंकि कंपनी है, किसी का साथ है, तो वहाँ पे साथ होना ज़रूरी है, आप अपने आप को साथ नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो 2 लोग मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे और मैक्सिमम यहाँ पे जा सकते हैं 200 मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब है शेयर होल्डर्स, ऐसे लोग जिन्होंने आपको पैसा दिया है और आपकी इक्विटी आपसे ली है। तो शेयर होल्डर्स को मेंबर्स बोला जाता है, ऑनर्स भी बोला जाता है। हाँ, एक चीज़ है कि 1956 कंपनीज एक्ट 1956 जो था उसमें बेसिकली जो मैक्सिमम मेंबर्स थे वो 50 थे।
कंपनीज एक्ट जो 1956 था उसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स थे वो क्या थे, 50 थे। लेकिन 2013 वाला जो हमारा कंपनीज एक्ट आ गया उसमें 200 मेंबर्स हो गए। ये मैं आपको थोड़ा सा लिख के भी बता देती हूँ। यहाँ पे आ जाइए। कंपनीज एक्ट 1956 जो था उसमें मैक्सिमम मेंबर 50 हो सकते थे, और 2013 जो कंपनीज एक्ट आया है जो आज की डेट में लागू है उसमें मैक्सिमम मेंबर्स 200 होते हैं। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है किसी बुक को, अगर आप बहुत पुरानी बुक रेफर कर रहे हो, बहुत पुराने रिफ्रेशर रेफर कर रहे हो, तो माइट भी वहाँ पे अभी भी हो सकता है 50 मेंबर्स मैक्सिमम लिखे हो, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा एनसीईआरटी की बुक्स में अपडेटेड वर्जन आ चुका है तो वहाँ पे 200 की ही फिगर लिखी हुई है। तो आपके फाइनल एग्जाम में आपको 200 को ही कंसिडर करना होगा। कहीं 50 लिखा है तो वो गलत नहीं है, जस्ट वो पुरानी है, आउटडेटेड है, उसको थोड़ा सा अपडेटेड होने की आवश्यकता है। सो मिनिमम 2 मेंबर से शुरू होगी और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। वहीं पे जो पब्लिक कंपनी है हमारी वो मिनिमम 7 मेंबर से शुरू होती है। ये 2 मेंबर से शुरू नहीं होती, इसमें मिनिमम 7 लोग लगते हैं। अगर आपको पब्लिक कंपनी खोलनी है तो आपको पब्लिक की तरह कंपनी भी वो करनी पड़ेगी अपनी। तो 7 लोगों की कंपनी मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी तुम्हें करने हैं उतने लोग ऐड कर लो। फिर उसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे हम प्राइवेट कंपनी, नॉर्मल वाली प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी में एक नॉर्मल कंपनी होती है और एक होती है 1 पर्सन कंपनी जो कि एक इंसान से मिलकर बनती है। तो हम उसके बारे में बात नहीं करें क्योंकि उसके बारे में ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। अभी हम बात करें प्राइवेट कंपनी के बारे में। तो यहाँ ये बोल रहे हैं मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं क्वोरम बनाने के लिए। क्वोरम क्या होता है? मिनिमम उतने लोग जिनसे मीटिंग स्टार्ट की जा सकती है। अब मीटिंग रखी है तुमने, अब मीटिंग में अगर मान लो कोई आया ही नहीं है तो क्या मीटिंग हो सकती है? या मीटिंग में बहुत चुनिंदा लोग आए तो क्या मीटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। उसके लिए हमें पता है क्या देखना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि मिनिमम कितने लोग आवश्यक है इस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, इस मीटिंग का क्वोरम क्या है। अगर उतने लोग आए होते हैं तो मीटिंग हो जाती है, नहीं आए होते तो मीटिंग रद्द कर दी जाती है। तो क्वोरम मतलब बेसिकली मिनिमम कितने लोग रिक्वायर होंगे एक मीटिंग को स्टार्ट होने के लिए, उसके बारे में आपको बताती है, ठीक है। वहीं पे पब्लिक कंपनी जो है वो बात करती है 3 डायरेक्टर्स आर नीडेड। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स नीडेड होंगे। मतलब अगर आपको यहाँ पे कोई मीटिंग स्टार्ट करनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स से स्टार्ट होगी। ये कंपनी फॉर दैट मैटर 3 डायरेक्टर्स से स्टार्ट होती है, ठीक है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स? ये पता है आपको? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स? डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट संभालते हैं, वहीं पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के पैसे संभालते हैं। बोले तो मतलब वो कंपनी को पैसे देते हैं, वो कंपनी से शेयर्स लेते हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बनते हैं, वो कंपनी के ऑनर्स बनते हैं। जो डायरेक्टर्स होते हैं नीड नॉट टू बी ऑनर्स, मतलब उनको ज़रूरी नहीं है शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। हाँ पहले ऐसा रूल हुआ करता था, किसी इंसान को अगर डायरेक्टर बनना है तो किसी कंपनी में तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले उस कंपनी के शेयर्स खरीदे, और वो जो शेयर्स खरीदता था वो रिक्वायरमेंट थी पहले की कंपनीज एक्ट की। बट आज की डेट में ऐसी कोई रिक्वायरमेट नहीं है। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स नहीं भी खरीदे हैं तब भी आप उस कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं। डायरेक्टर बोले तो जो मैनेजमेंट संभालता है, और शेयर होल्डर बोले तो वो इंसान जो कंपनी को पैसे देता है और उसका ऑनर बनता है और उसके शेयर्स अपने नाम करवाता है, ठीक है। सो यहाँ पे 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा मेंबर्स का मतलब शेयर होल्डर्स होता है। अब मैं आपको एक और बार बता दूं, अभी क्योंकि आप 11th में हो तो आपके लिए अभी ऐसे याद करना सही है कि शेयर होल्डर, मेंबर एंड ऑनर, अभी के लिए ऐसा मान के चलो तीनों सेम है, क्योंकि आपकी बुक में क्या किया हुआ है, एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह तीसरा वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। इनमें भी कभी कभार हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाता है, बट फिलहाल तुम 11th में हो तो तुम तीनों को सेम मान के चलो। शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, ऑनर्स तीनों सेम है तुम्हारे लिए, ओके। चलिए यहाँ आ जाइए।
इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक, किस चीज का इन्विटेशन दे रहे हैं हम? शादी वादी हो रही है? नहीं, हम अपने कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं और हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए। तो क्या प्राइवेट कंपनी में हम ऐसा कर सकते हैं? भाई प्राइवेट कंपनी में हम मैक्सिमम 200 ही मेंबर्स रख सकते हैं। व्हाट इफ हमने शेयर इशू करने के लिए जनरल इन्विटेशन दिया और 1000-2000 लोग आ गए? पॉसिबल है ना? तुम्हारा नाम बहुत बड़ा था, तुमने एकदम से वो किया और सब लोग आ गए भर भर के कि हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए, और हम बोल रहे हैं नहीं हम सिर्फ 200 को रख सकते हैं। सामने वाले हमारे ऊपर केस कर रहे हैं कि नहीं हमें तो चाहिए, हमने अप्लाई किया था, हमारा बनता है, दिस एंड दैट। हो सकता है ना? इसलिए यहाँ पे वो मुसीबत को साइड करते हुए हम जनरल इन्विटेशन देते ही नहीं है पब्लिक को। हम बोलते हैं नहीं हम तुम्हें इन्वाइट नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को रखेंगे अपने उसमें जो हमारे जान पहचान वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सखा हैं, बंधु हैं, ये सब है। वहीं पे पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो ये बोलते हैं कि यस ये जनरल पब्लिक को इनवाइट भेजते हैं सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। प्रोस्पेक्टस की बात करें तो क्योंकि इनविटेशन नहीं जा रहा है जनरल पब्लिक के पास, तो प्रोस्पेक्टस क्यों बनाना है भैया? प्रोस्पेक्टस आप तब बनाते हैं जब आपको लोगों को बताना होता है कि तुम्हारी कंपनी में क्या चल रहा है, तुम्हारी कंपनी किस चीज़ के बारे में है, तुम्हारी कंपनी का जनरल मैनेजमेंट कैसा है, तुम्हारी कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कैसे हैं, वो सारी चीज़ें जब उन्हें बतानी होती हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम्हारा जनरल पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं है, तुम उन्हें इन्वाइट ही नहीं भेज रहे हो, तुम प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करके अपना फालतू का खर्चा बढ़वाओगे? लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी होता है प्रोस्पेक्टस इशू करना या फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना। अब ये सब क्या होता है वो आगे के चैप्टर्स में आप देखेंगे सारी चीज़ें। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करें तो ये बोलते हैं यहाँ पे फ्री ट्रांसफ़र हो सकते हैं शेयर्स के, लेकिन यहाँ पे परमिटेड नहीं है शेयर ट्रांसफ़र करना विदाउट प्रायर परमिशन। विदाउट प्रायर परमिशन शेयर ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है। वाई ऐसा नहीं है? देखिए प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? उन्होंने बता दिया हमें 200 हो सकते हैं। मान लीजिए 200 नंबर वाला जो 200 मतलब जो लास्ट आपका मेंबर था वही अपने शेयर्स बेचना चाहता है, उसके पास थे कंपनी के फर से 1000 शेयर्स। ध्यान से समझिएगा इस एग्जाम्पल को। मैंने बोला एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसमें मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं फॉर से एक्स कंपनी, इसमें 200 मेंबर्स ही थे। ठीक है, अब जो लास्ट मेंबर था, बाकी सारे मेंबर्स खुश थे ना, वो अपने शेयर्स बेचना चाहते थे ना वो नए खरीदना चाहते थे। ठीक है, पूरा मतलब 199 जो शेयर्स थे ना, शेयर होल्डर्स थे ना, वो अपने शेयर्स बेचना चाहते थे ना ही नए शेयर्स खरीदना चाहते थे। पर ये जो 200 नंबर वाला था ना, मतलब 200 जो नंबर पे आता था शेयर होल्डर, ये अपने शेयर्स बेचना चाहता था। इसके पास थे कंपनी के 1000 शेयर्स। अब इसने क्या हुआ, इसने ना पूछा लोगों से, अब लोग आए नहीं सामने पूरे 1000 शेयर्स खरीदने के लिए, पर 3 लोग आए। एक इंसान बोला कि मैं 500 शेयर्स खरीद लूँगा, दूसरा इंसान बोला मैं 300 शेयर्स खरीद लूँगा, तीसरा इंसान बोला मैं 200 शेयर्स खरीद लूँगा। हो गए इसके 1000 शेयर्स पूरे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं आया जो 1000 के 1000 शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हो जाए। इसके सामने आए 3 अलग अलग इंसान, एक जो 500 शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हुआ, एक जो 300 शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हुआ, एक जो 200 शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हुआ। अब आप मुझे सोच के बताओ, क्या ये शेयर्स बेच सकता है इन तीनों को? क्या ये शेयर्स बेच सकता है इन तीनों को? मैं दोबारा से एग्जांपल रिपीट कर रही हूँ। देखिए एक्स कंपनी है, एक्स प्राइवेट कंपनी है, 200 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, 199 तक जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे बहुत खुश हैं इस कंपनी से, ना ही शेयर्स बेचना चाहते हैं, बट इतने भी खुश नहीं है कि नए शेयर्स और खरीद ले। तो ना बेचना चाहते हैं अपने शेयर्स, ना नए खरीदना चाहते हैं। प्रॉब्लम है ये 200 नंबर वाले शेयर होल्डर के साथ, क्योंकि ये इंसान अपने 1000 शेयर्स बेचना चाहता है। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है वो 199, वो तो नए शेयर्स नहीं खरीदना चाहते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अपने बहुत सारे शेयर्स हैं। तो इसने बाहर मार्केट में पूछा कि क्या कोई शेयर्स खरीदना चाहता है, तो सबने बोला 1000 शेयर्स तो हम नहीं खरीदेंगे। तो फिर इसने पूछा कि भाई ऐसे में कैसे बिकेगा? तो 3 लोग आए इसके सामने, उन्होंने बोला कि सर 500 शेयर्स मुझे दे दो, 500 इसको दे दो, 300 इसको दे दो, 200 इसको दे दो। अब ऐसे करके इस कंपनी के टोटल शेयर होल्डर्स कितने हो जाएंगे? सोच के बताओ, इस कंपनी के टोटल शेयर होल्डर्स कितने हो जाएंगे अगर ये तीनों को शेयर्स बांट देता है?
देखो 199 तो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। ये वाला इंसान जो था, ये वाला 200th नंबर वाला, ये इंसान सिंगल, ये तो अब रहेगा ही नहीं पिक्चर में, ठीक है। पर इसकी जगह ये 3 तो आ जाएंगे, तो 200 में से -1 मतलब ये वाला कर देंगे तो 199 बचेगा, लेकिन उसमें ऐड 3 कर देंगे तो 20 हमारे 2 मेंबर्स हो जाएंगे। और 202 मेंबर्स तो अलाउड ही नहीं है क्योंकि टोटल 200 मेंबर्स हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या 3 लोगों को ये शेयर्स बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। सो इसलिए बोला हुआ है कि जब भी आपको शेयर ट्रांसफ़र करने हो तो आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है कंपनी से, क्योंकि अगर ये एंगल फंस गया तो कंपनी को देखना पड़ेगा कि इसका तोड़ क्या है। अंडरस्टूड? कंपनी जब तक इसका तोड़ नहीं देख लेती है तब तक नहीं वो अपनी चीज़ें बेच सकता है। सो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में डज नॉट परमिट ट्रांसफर ऑफ शेयर विदाउट प्रायर परमिशन। यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है, जिसको बेचना है बेचो, जिसको जिससे खरीदना है खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम मेंबर्स कितने मर्जी हो सकते हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट, तो ये बोलते हैं कि भैया ऐसी कोई ऑब्लिगेशन वाली मीटिंग होती है क्या? मतलब बेसिकली जो पार्लियामेंट लॉज बनाता है ना उसको स्टैट्यूट बोला जाता है, ठीक है। उसको उन लॉज को जो कि पार्लियामेंट बनाता है उसको स्टैट्यूट बोला जाता है, और उसके चलते हुए अगर कोई भी ऑब्लिगेशन अराइज होती है तो स्टैट्यूटरी वर्ड ऐड हो जाता है। तो मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग का मतलब क्या हुआ या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये मीटिंग आपको इसलिए कंडक्ट करनी पड़ रही है जस्ट बिकॉज हमारे पार्लियामेंट में कोई लॉ बना था जिसके अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि मीटिंग बननी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए या रिपोर्ट बननी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कंपनीज एक्ट है, ठीक है। कंपनीज एक्ट किसने बनाया था? पार्लियामेंट ने बनाया था। अब कंपनीज एक्ट में अगर लिखा हुआ है कि एक मतलब कंपनी में 6 महीने में एक बार मीटिंग होनी चाहिए, तो ये वाली जो ऑब्लिगेशन है ना, दिस इज नोन एज स्टैट्यूटरी मीटिंग, ठीक है, या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। सो स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट में ये बोलते हैं नो कंपल्शन फॉर होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। कोई कंपल्शन नहीं है, वेयर एज यहाँ पे स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करनी पड़ती है। और एक्चुअली ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई कंपल्शन नहीं होता। ऑब्वियसली एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह इनको भी करवानी पड़ती है और इनको भी करवानी पड़ती है, तो वो पॉइंट ही गलत है, इसको हटा सकते हैं आप लोग, ओके। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बोले तो एक वो बनाना पड़ता है, रजिस्टर बनाना पड़ता है, तो कोई कंपल्शन नहीं है बनाने का, यहाँ पे कंपल्शन है। लीगल फॉर्मेलिटीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज, हैज टू कंप्लाई विद मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज। ये क्यों लिखा हुआ है? देखिए लीगल फॉर्मेलिटीज प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होती हैं, लेकिन इट जस्ट की प्राइवेट कंपनी क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए होती है तो इसमें ज़्यादा लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती, ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पब्लिक कंपनी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा डाला हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा लीगल फॉर्मेलिटी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए गलती से भी कंपनी ने कुछ ऐसा झोलझाल कर दिया तो बहुत सारे लोगों का पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए लीगल कंप्लाइंसेस बहुत सारे होते हैं पब्लिक कंपनी के केस में। ओनली रीज़न इज़ दिस कि भैया बहुत सारे लोगों ने अपनी हार्ड अर्न मनी डाली हुई है इसमें, तो हम नहीं चाहते उनके साथ धोखाधड़ी हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मिनिमम पेड अप कैपिटल। मिनिमम पेड अप कैपिटल मस्ट बी 1 लाख, मिनिमम पेड अप कैपिटल मस्ट बी 5 लाख। ये पॉइंट भी कट चुका है। 2013 का जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई ऑब्लिगेशन बची ही नहीं है। सो ये पॉइंट कट चुका है, इसे फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये आपकी बुक में दिखता है, कहीं पे भी लिखा हुआ दिखता है, तो उसे कट कर दीजिएगा। रीज़न बीइंग 2013 एक्ट से इस वाली ऑब्लिगेशन को भी हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। चलिए ये वाले पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, रीजन बीइंग इसे हटा दिया गया है। और अब हम डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में। अब हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं इन दोनों के बीच में। ओके, सो कंपनी और कोऑपरेटिव को हमने इंडिविजुअली समझ लिया है, अब दोनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट दिस है फॉर्मेशन।
ये बोलते हैं कि कंपनीज एक्ट का जो फॉर्मेशन है या जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनीज एक्ट के अंदर होता है। मतलब बेसिकली जब भी हम कोई कंपनी फॉर्म करने के बारे में सोचते हैं तो ऐसे ही हम मुंह उठा के कंपनी फॉर्म नहीं कर देते, हमें बकायदा कंपनीज एक्ट में जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। वहीं पे जो रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर होता है। तो रजिस्ट्रेशन वहां भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ कंपनीज एक्ट के अंदर होगा, वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर होगा। एंड माइंड यू गाइस वो वाला थोड़ा सा फिर भी सिंप्लीफाइड होता है, ये वाला बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। दो इसको अभी बहुत हद तक सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, बट स्टिल उसके कंपैरिजन में आज भी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही माना जाता है। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि प्राइवेट के केस में 2 मेंबर्स और पब्लिक के केस में 7 मेंबर से शुरुआत हो जाती है। वहीं पे यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 मेंबर से शुरुआत होती है, मिनिमम 10 लोगों से शुरुआत होती है। थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है वहाँ पे, तो उसको ठीक कर लेना। अभी हमने पढ़ा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 लोगों से शुरुआत होती है। मोटिव बोले तो कंपनी हम खोलते हैं ताकि हम अपना प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव पूरा कर सके। वहीं पे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो लोगों को, मतलब जो मेंबर्स होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्रिएट की जाती है। सो कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में होता है। ये मिनिमम 2 मेंबर से और मैक्सिमम 200, प्राइवेट के केस में मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम इन्फिनाइट इसमें मेंबर्स रहते हैं। वेरएज यहाँ की बात करें तो मैक्सिमम तो इन्फिनाइट रहते हैं लेकिन मिनिमम 10 मेंबर से शुरू होती है। मोटिव की बात करो तो कंपनीज हमेशा नहीं, जनरली प्रॉफिट मोटिव से ही स्टार्ट होती हैं। हाँ, देयर आर सर्टेन कंपनीज जिनका सर्विस या फिर वेलफेयर मोटिव रहता है, या फिर सोसाइटी का कुछ भी वेलबींग वाला सोचने वाला मोटिव रहता है, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती हैं, वेयरएज कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेंबर्स की सर्विस के लिए होती है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कंपनी में फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अच्छा, ये अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलेंगे नहीं कि हम प्राइवेट कंपनी की बात करें या फिर पब्लिक कंपनी की बात करें, वो डायरेक्टली बोल देंगे कि फ्री ट्रांसफर है यहाँ पे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नॉट परमिटेड, शेयर्स कैन बी रिटर्न। शेयर्स को रिटर्न किया जा सकता है लेकिन ट्रांसफर नॉट परमिटेड, ठीक है। वोटिंग राइट की बात करें, 1 शेयर 1 वोट, 1 मेंबर 1 वोट। जिसका 1 शेयर होगा उसका 1 वोट होगा, जिसका 1 मेंबरशिप होगा उसका 1 वोट होगा। तो दोनों ही डेमोक्रेटिक वे से चलते हैं। मैनेजमेंट की बात करो तो जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, यहाँ पे मेंबर्स ही सारी चीज़ें करते हैं और वॉलंटरी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। प्रिविलेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं देती है कंपनीज को, बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज गवर्नमेंट थोड़ी सी टिल्टेड रहती है और उनको लगता है कि ये गवर्नमेंट की मदद करने के लिए ही एग्जिस्टेंस में आई है, और दैट्स अ रीजन व्हाई गवर्नमेंट समटाइम्स ग्रांट फंड्स टू देम एंड असिस्टेंस टू देम, ठीक है। सो यस, इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस है, बट वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उसको उसके बाद। पहले आप स्लाइड्स की क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, कंपनीज एक्ट में फॉर्मेशन होता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में होता है। मेंबरशिप वहाँ पे 2 मिनिमम और 7 रहती है, यहाँ पे मिनिमम 10 रहती है। मोटिव की बात करें तो प्रॉफिट मोटिव होता है, वेलफेयर मोटिव होता है, वो भी स्पेशली मेंबर्स का। देन बात करें ट्रांसफर की तो फ्री ट्रांसफर रहता है, यहाँ पे फ्री ट्रांसफर नहीं रहता है। दोनों ही डेमोक्रेटिक वे से चलते हैं, वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट देखते हैं, यहाँ पे वॉलंटरी तरीके से कोई भी मेंबर आगे पार्टिसिपेट कर सकता है। प्रिविलेजेस की बात करें तो कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं, बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सम एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस आर प्रोवाइडेड टू द पीपल, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चले हम नेक्स्ट उस पर। और नेक्स्ट है हमारा कंपनी एंड पार्टनरशिप। चलिए लेट्स सी क्या बोल रहा है ये। सो इन डिफरेंस बिटवीन में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फॉर्मेशन से रिलेटेड। देखिए, हमने इंडिविजुअली कंपनी की भी बात कर ली है, पार्टनरशिप फर्म की भी बात कर ली है, यहाँ दोनों के डिफरेंसेस देखने हैं, तो बस वो सारे पॉइंट जो अभी तक पढ़े थे हमने वही एक साथ लिख देने हैं। कंपनीज एक्ट का फॉर्मेशन कंपल्सरी होता है, कंपनीज एक्ट में कंपनीज का फॉर्मेशन
कंपल्सरी होता है, कंपनीज एक्ट में जाके इसे रजिस्टर कराना पड़ता है, तभी ये एग्जिस्टेंस में आती है। आप अपनी मर्जी से कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते घर बैठे बैठे, बट सेम चीज़ आप कर सकते हो पार्टनरशिप फर्म के साथ। पार्टनरशिप फर्म में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपल्सरी नहीं होता, वॉलंटरी होता है। आपको करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना तो बिल्कुल मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये स्टार्ट होती है अग्रीमेंट साइन करने से सारे पार्टनर्स के बीच में, मतलब सारे पार्टनर्स मिलकर एक अग्रीमेंट साइन करते हैं और रजिस्ट्रेशन इसका कंपल्सरी नहीं होता है। नेचर ऑफ मेंबर्स की बात करो तो यहाँ बोलते हैं मिनिमम 2 मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड मिनिमम 7 मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्राइवेट कंपनी जो होती है वो 2 लोगों से शुरू हो सकती है, और अगर ओपीसी की बात करें तो वो तो एक ही इंसान से शुरू हो सकती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पब्लिक कंपनी इसमें मिनिमम 7 लोग लगते हैं। अब ये लोग कौन हैं? डायरेक्टर्स हैं? नहीं, ये लोग मेंबर्स हैं। मेंबर्स कौन होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था। मेंबर्स का मतलब है शेयर होल्डर्स, ऑनर्स कंपनी के, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में। मैक्सिमम 50 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड फॉर पब्लिक कंपनी देयर इज नो लिमिट। ये मैं यहाँ से काट के 200 करूंगी क्योंकि 50 की लिमिट 2013 वाले में नहीं, 1956 वाले एक्ट में थी। कंपनीज एक्ट 1956 जो था उसमें 50 मेंबर्स हो सकते थे मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी की केस में, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 नया एक्ट है जो कि आज की डेट में फॉलो होता है, तो इसके अकॉर्डिंग 200 लोग हो सकते हैं, 200 कंपनी के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में। पार्टनरशिप की बात करें तो ये बोलते हैं मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होंगे एंड 20 मेंबर्स चल सकते हैं, टोटल 20 पार्टनर्स चल सकते हैं नॉर्मल केसेस में, लेकिन अगर बैंकिंग बिजनेस की बात करो तो उसमें 10 चल सकते हैं। सो क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। सो दे आर सेइंग प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना? 200 मिनी मैक्सी। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। फिर हम बात करें हमारी पार्टनरशिप फर्म के बारे में, मिनिमम 2, मैक्सिमम 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस और 20 बाकी सब बिजनेसेस के लिए। सो ये लिमिट्स हैं जो आपको याद रखनी है। ये फैक्चुअल चीज़ है जिसमें आप गलती नहीं कर सकते हो, गलती अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। इससे एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं, पेपर में भी देयर माइट बी अ सिचुएशन जहां आपको मेंशन करना पड़ेगा, और डिफरेंस बिटवीन में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये वाली फिगर्स को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, पब्लिक की फिगर प्राइवेट में डाल देते हैं, प्राइवेट की पार्टनरशिप फर्म में डाल देते हैं। ये काम प्लीज़ आप मत करना, बहुत सिंपल है, याद रखना, कुछ नहीं है इसमें। 2 से लेके प्राइवेट कंपनियां मतलब प्राइवेट फेयर है, 2 से 200 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी की बात करो 7 मिनिमम होगी, क्योंकि पब्लिक है तो ज़्यादा लोगों से शुरू होएगी और इसकी कोई लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म ऑन द अदर साइड 2 मिनिमम चाहिए होता है, क्योंकि पार्टनरशिप आप अपने खुद के साथ नहीं कर सकते हो, और बैंकिंग के सिनेरियो में 10 एंड बाकी सारे सिनेरियोज में 20। ठीक है, सो ये लिमिट्स आपको याद रखनी है। वापस यहाँ आ जाते हैं, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है लायबिलिटी। कंपनी के केस में बोलते हैं द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द शेयर कैपिटल। मतलब जिस इंसान ने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसकी लायबिलिटी उतनी चलेगी। मतलब यहाँ होती है लिमिटेड लायबिलिटी। फॉर से मैं एक कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, मैंने 1000 रुपये उस कंपनी में लगाए हैं, तो मेरी लायबिलिटी विल बी 1000 रुपीज़ ओनली। ठीक है, इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया है उतनी ही आपकी सरदर्दी बनेगी। और अगर हम बात करते हैं लायबिलिटी गारंटी वाले की, तो उसमें जितने की गारंटी आपने ली होगी उतनी ही आपकी लायबिलिटी बनेगी। बाकी और जितनी भी चीज़ें हैं लायबिलिटी से रिलेटेड मैंने इंडिविजुअल वीडियोस में कवर की हुई हैं, आप और ज़्यादा अच्छे से देखना हो तो वो वीडियोस रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड। पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। सॉरी, मैंने शायद लिमिटेड पढ़ दिया, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड में बेसिकली क्या मतलब हुआ कि
आपकी लाइबिलिटी पे कोई रोक नहीं है। फर्स्ट से मैंने किसी पार्टनरशिप फर्म में 1000 रुपये लगाए हैं, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई है और ऐसा हो गया हमारे मतलब ऐसे लेनदार बहुत सारे हो गए हैं, तो माइट भी देयर इज अ सिनेरियो जहाँ मुझे अपनी पर्सनल पॉकेट से पैसे निकाल के उन लोगों को देना पड़े। तो भाई पार्टनरशिप थोड़ा सा रिस्की अफेयर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड नेचर की होती है। आपको कितना भी पे करना पड़ सकता है, हो सकता है आपका घर कारोबार सब बिक जाए लाइबिलिटीज पे ऑफ करते हुए, ठीक है। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इजी है, आपको कुछ नहीं करना होता। जो शेयर्स आपने होल्ड कर रखे ना, आपको वही बेचने होते हैं। जैसे ही आपने वो शेयर्स जो होल्ड कर रखे किसी और को बेचे, ऑनरशिप उसके हाथ में चली जाएगी, आपके हाथ से निकल के। इतना सिंपल होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप तो यहाँ पे ट्रांसफर एज सच परमिटेड नहीं होता। मतलब आपको बाकी सारे पार्टनर्स से बात करनी पड़ती है, डीड में वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि भैया अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप अपने पार्टनरशिप का इंटरेस्ट, तो क्या वो अलाउड है तो किस एक्सटेंट तक, किन किन से बात करनी पड़ेगी, क्या डिस्कशन करना पड़ेगा, कैसे क्या रहेगा। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि इसमें ट्रांसफ़र थोड़ा सा इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं होता, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी मैनेज की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा या फिर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैंने आपको बताया था शेयर होल्डर से अलग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट संभालते हैं। एक बार मैं और आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि मैम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, वो है मैनेजमेंट का हिस्सा, ये कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं। बट वहीं पे अगर हम बात करें शेयर होल्डर्स की, तो ये कौन है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं और ये कंपनी के ऑनर्स हैं, क्योंकि भैया कंपनी इन्हीं के पैसों से चल रही है, जो जिसके पैसों से कंपनी चल रही होती है फिर कंपनी उसी की मानी जाती है। तो ये ऑनर्स हैं, ये मैनेजमेंट का हिस्सा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ मैनेज करते हैं। माइट भी शायद मैंने इस वाले चैप्टर में इसका डिफरेंस बिटवीन लिया हुआ है, तो वहाँ मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर नहीं लिया होगा तो एंड में मैं आपको थोड़ा अच्छे से और बता दूँगी। बट फिलहाल के लिए आपको बात समझ में आ गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की मैनेजमेंट संभालते हैं, भागदौड़ संभालते हैं, जबकि जो ऑनर्स होते हैं वो कंपनी को पैसे देने का काम करते हैं और मेंबर्स बनते हैं और शेयर होल्डर्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। मैनेज बाय ऑल द पार्टनर्स, पार्टनरशिप फॉर्म हर एक पार्टनर द्वारा मैनेज की जाती है। एक अवेलेबल है वो कर लेगा, दो अवेलेबल हैं वो कर लेंगे, बाकी कोई भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक सिंगल इंसान है तो सबके बिहाफ पे वो हैंडल कर लेगा, ऐसे रहता है। म्यूचुअल एजेंसी, यहाँ ये बोलते हैं कि यहाँ पे कोई म्यूचुअल एजेंसी वाला सिनेरियो नहीं है ना। व्हाट्स म्यूचुअल एजेंसी? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है एजेंट कौन होता है, एजेंट और प्रिंसिपल कौन होता है, यहाँ आ जाइए। एजेंट और प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल वो इंसान जो काम करवाना चाहता है, एजेंट वो इंसान जो उसके बिहाफ पे वो काम करता है, राइट। प्रिंसिपल वो इंसान जो काम करवाना चाहता है, एजेंट वो इंसान जो इसके बिहाफ पे काम करता है। जैसे मान लीजिए मेरे को टिकट्स बुक करवानी है, ये मेरा काम है, आई एम द प्रिंसिपल, लेकिन मेरे को खुद नहीं करनी, मैंने किसी और को ही काम डेलीगेट कर दिया। मैंने बोला बेटा तू मेरे बिहाफ पे ही कर दियो, क्योंकि तेरा तो काम ही यही एजेंसी वाला है। तो उसने मेरे बिहाफ पे ये काम किया, उसने मेरे लिए टिकट्स बुक की, तो ही विल बी कॉल्ड एज एन एजेंट, ठीक है। मैं कौन कहलाई जाऊंगी? प्रिंसिपल कहलाई जाऊंगी। और ये हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है इसको बोलते हैं एजेंसी, ठीक है। अब म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब हुआ? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब हुआ अगर मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है, इसके बिहाफ पे ये तीनों रिप्रेजेंट कर देंगे। ये 2 अवेलेबल नहीं है, इनके बिहाफ पे ये दोनों रिप्रेजेंट कर देंगे। ये तीनों अवेलेबल नहीं है, इनके बिहाफ पे ये रिप्रेजेंटेशन दे देगा। ये अवेलेबल नहीं है, ये तीनों संभाल लेंगे। तो बेसिकली एक दूसरे को कवर करने का काम कि भैया हमारे बिहाफ पे तुम काम कर देना। फर्स्ट से कहीं जाके बैंक में कोई पेपर साइन करना है, मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे 3 पार्टनर्स फ्री हैं, मैंने उनको बोला जाके आप लोग साइन कर दो मेरे बिहाफ पे। मैं एक POA दे दूंगी, पावर ऑफ अटर्नी, कि भैया हाँ आई एम गिविंग देम द परमिशन टू डिसाइड वेदर दे वांट टू साइन ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो आप ऑफर करें या नहीं, ठीक है।
सो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म जो है वो म्यूचुअल एजेंसी पे चलती है कि भाई मेरे बिहाफ पे तुम काम कर दो, तुम्हारे बिहाफ पे वो काम कर देगा, हम सब एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर देंगे। लेकिन कंपनी के सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में ऐसे म्यूचुअल एजेंसी नहीं चलती है मेंबर्स के बीच में कि भैया मैं शेयर्स नहीं खरीद पा रहा हूँ, तू खरीद लियो, मैं शेयर्स को नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ तो तू कर लियो, मैं कंपनी की एजीएम नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ तो मेरे बिहाफ पे तू कर लियो। नहीं, ऐसा नहीं होता। एवरी पार्टनर इज कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। म्यूचुअल एजेंसी में, पार्टनरशिप फर्म में ये बोलते हैं कि हर एक पार्टनर दूसरे इंसान का एजेंट कंसिडर किया जाता है, जिस और एक के बिहाफ पे दूसरा भी कोई भी साइन सिग्नेचर कर सकता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो कंपनी बहुत ही स्टेबल है, जिसको किसी के आने से और जाने से फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा कंपनी के बारे में बोलती हूँ कि ये बहुत ही इनसेंसिटिव है, जिसको किसी के आने की खुशी भी नहीं होती और जाने का गम भी नहीं होता। कोई इंसान मर गया है, कोई शेयर होल्डर मर गया है, किसी की शादी हो गई है, वो अब्रॉड शिफ्ट हो गए, कुछ भी हो, कंपनी नहीं बंद होती, कंपनी वैसे ही रहती है। कंपनी बिल्कुल निर्मोही है, उसको किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप फर्म तो यहाँ पे फर्क पड़ता है। मान लीजिए हम 4 दोस्त थे, हम चारों ने बहुत ही शिद्दत से एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी। अब हम में से एक फ्रेंड को अब्रॉड शिफ्ट होना है तो हमारी पूरी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर हम 3 जो बचे हुए हैं वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमें फिर से अग्रीमेंट वगैरह बनाना पड़ेगा और भी 100 ऑब्लिगेशन होंगी। काफ़ी हद तक कुछ प्रोविजंस डीड पे भी डिपेंड करते हैं कि उसमें हमने क्या लिखा हुआ है, बट मोर और लेस यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रहती है। एक भी पार्टनर के जाने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। वहाँ वाले सिनेरियो में ऐसा नहीं है, कंपनी स्टेबल रहती है, उसमें कोई इशू नहीं होता। कोई आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो जाओ भैया जहाँ जाना है। Stable and continues as death, insolvency and incapacity of any member does not affect the existence of company. Stable है और कंटिन्यू रहता है, इवन कोई मर जाए या कोई पार्टनर, कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर इनकैपेसिटी आ जाए, मतलब बेसिकली वो इनकैपेबल हो जाए पार्टिसिपेट करने के लिए, तब भी कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पे पार्टनरशिप फर्म की बात करो तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है डेथ पे, इंसॉल्वेंसी पे या इनकैपेसिटी पे किसी भी पार्टनर की। लीगल स्टेटस की बात करो तो इसको सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर किया जाता है। कहने का मतलब है लॉ की नज़र में इसकी अपनी अलग इमेज होगी, लॉ की नज़र में इसकी खुद की अलग इमेज होगी। फर्स्ट से जैसे लॉ मुझे एक ह्यूमन बीइंग कंसिडर करता है तो एक कंपनी को भी बीइंग कंसिडर करेगा, बस ये ह्यूमन नहीं होगा, मतलब ये नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, आर्टिफिशियल है, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से जाना जाता है। बट लॉ में इसकी भी आइडेंटिटी होगी, कंपनी की भी अलग से आइडेंटिटी होगी। कंपनी अपने नाम पे शेयर्स खरीद सकते हैं, कंपनी अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकते हैं, कंपनी अपने नाम पे लोन वगैरह ले सकते हैं, जैसे इंसान लोग कर सकते हैं। बट वहीं अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करो तो इसकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती, इसकी आइडेंटिटी कनेक्टेड होती है इसके पार्टनर्स के साथ। पार्टनर है तो फर्म है, नहीं है पार्टनर तो फर्म भी नहीं है, ऐसा यहाँ पे मैटर नहीं करता। तभी तो बोल रहे हैं ये स्टेबल है, कोई आए कोई जाए इसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये लोगों से नहीं चलती, इसकी खुद की इंडिविजुअलिटी होती है, खुद की पहचान होती है अलग से। बट क्योंकि ये लोगों की वजह से चलता है, इसलिए किसी भी इंसान के आवन जावन से इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। गवर्न्ड बाय, ये जो है वो कंपनीज एक्ट 1956 और आज की डेट में कंपनीज एक्ट 2013 दोनों के द्वारा गवर्न किया जाता है। मोर और लेस दोनों में सेम ही प्रोविजन थे, कुछ ड्रास्टिक प्रोविजंस आए थे नए कंपनीज एक्ट 2013 में, आज की डेट में यही एप्लीकेबल है। सो ये इनके द्वारा गवर्न रहता है, जबकि ये जो है ये पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा गवर्न रहता है, ठीक है। लेट्स सी और डिफरेंसेस हैं क्या इसमें? नहीं, ये वाला यहीं पे ही है, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म। देख लीजिए दो डिफरेंसेस ये हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर ये हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए जल्दी जल्दी। एंड फिर हमारा डिफरेंस बिटवीन आ जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अगेन ये भी एक ऐसा डिफरेंस बिटवीन है जो बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है और बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो लेट्स सी ये क्या है। ओके, सो एमओए और एओए का डिफरेंस समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, सो इधर आ जाइए। इमेजिन करिए एक जॉइंट फैमिली है जिसमें ये है दादाजी, अब जॉइंट फैमिली के दादाजी की ना यूजुअली बहुत ज़्यादा
यू नो वो होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बाकी सारे लोग उनसे डरते हैं, उनकी बात सुनते हैं, ऐसा सिनारियो होता है यूजुअली जो मैंने देखा है, ठीक है। तो ये पूरी फैमिली है, और दादाजी इनके मेन होल्डर है। दादाजी ने ना सबके लिए रूल बनाया है, दादाजी ने सबके लिए रूल बनाया है कि जब भी हमारे परिवार से कोई भी इंसान किसी भी आउटसाइडर से बात करेगा, हमारे परिवार से कोई भी इंसान अगर आउटसाइडर से बात करेगा तो किस प्रकार से करेगा। जैसे हर घर में होता है ना, हर पेरेंट जब भी बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसको ये सारी चीज़ें सिखाता है। लाइक मेरी मॉम, मुझे याद है सुबह जब मेरी बस आती थी तो मुझे मतलब स्टैंड तक छोड़ने जाती थी, जो मेरा बस स्टॉप हुआ करता था ना वहाँ तक सुबह छोड़ने जाती थी, दोपहर में मुझे लेने आती थी। और ये मेरी मॉम ने 9th क्लास तक किया है। लाइक वो जाते थे मेरे साथ कि चल तुझे कंपनी करती हूँ मैं। तो वो जाते हुए सुबह सुबह कई बार मुझे ऐसी चीज़ें सिखा देते थे कि एक चीज़ को 10 सेकंड से ज़्यादा स्टेयर नहीं करना है, किसी से बात करनी है तो ऐसे वाले मतलब लोगों से ऐसे बात करनी है, ऐसे बात करनी है, मतलब जो भी रिस्पेक्टिव उनके वो होते हैं, लुकआउट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बच्चों को अपनी अपनी चीज़ें बताते हैं, राइट, सिखाते हैं। तो ये दादाजी ने भी आउटसाइडर्स के सामने आप किस तरह से पोलाइटली बात करेंगे, तमीज़ से बात करेंगे, ज़्यादा खिलखिला के हंसेंगे नहीं, जैसे लड़कियों को यूजुअली सिखाया जाता है ऐसा कि अरे तुम पब्लिक में ऐसे ज़ोर ज़ोर से मत हंसो, ये वो ऐसे सिखाया जाता ना। बस वही दादाजी ने इन सबको सिखाया हुआ था कि भाई तुम मेरे परिवार के लोग हो, तुम मेरे परिवार को रिप्रेजेंट करते हो, एंड आई डोंट वांट कि बाहर वाले लोग मेरे परिवार के बारे में कोई भी बात करे। तो मैं ये नॉर्म्स बना रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें आउटसाइडर से इंटरेक्ट करना है और इसी अरेना में ही तुम्हें अपने काम करने, ठीक है। तो इन्होंने पूरा सबको सिखाया हुआ था कि ऐसे बात करोगे, ऐसे हंसोगे, इससे बात करोगे, इससे बात नहीं करोगे, ये हमारी राइवल फैमिली है, इनसे हमें बात नहीं करना है, उनका और हमारा बिजनेस कंपेटिटर्स वाला है, दिस एंड दैट, जो भी दिखाया हुआ था सब बताया हुआ था, ठीक है, सब समझाया अच्छे से। ये हो गया वन सिनारियो, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और सिनारियो पे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। सेकेंड सिनारियो में क्या हो रहा है कि पहले हम पेन सेलेक्ट कर लेते बढ़िया सा पिंक। सेकेंड सिनारियो में ये हो रहा है कि अगेन दादाजी हैं, अगेन फैमिली के मेंबर्स हैं, अब दादाजी ने ये तो तुम्हें सिखा दिया कि बाहर वालों से कैसे बात करनी है, ये तो बताया नहीं तुम लोगों से आपस में क्या कैसे बात करनी है। तो अब दादाजी इन सबको सिखा रहे हैं कि तुम्हें आपस में एक दूसरे से कैसे बात करनी है, ठीक है, तुम्हें आपस में एक दूसरे के साथ कैसे टर्म्स रखने हैं। कोई भी बड़ा इंसान अगर कुछ बोल रहा है तो छोटा इंसान उनकी बात को काटेगा नहीं। जब भी छोटा इंसान कुछ भी डिमांड कर रहा है तो बड़ा बिना ही ऐसे मतलब कंसल्टेशन के एवरीथिंग ऐसा कोई मतलब स्टेप नहीं लेगा कि उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है या कुछ भी ऐसा। दादाजी की सब रिस्पेक्ट करेंगे, अपने उम्र से जितने भी बड़े लोग हैं उनकी सब रिस्पेक्ट करेंगे। बाहर से कोई इंसान घर में आता है, घर में तुम लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है तो तुम्हें कैसे तहजीब से उनसे बात करनी है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ सिखाई, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल में दादाजी आपको ये बता रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि आपस में जब तुम एक दूसरे से इंटरैक्ट करोगे तो वो किस लेवल का, किस तरीके का होना चाहिए। मतलब तुम्हें उस टाइम पे क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं ताकि घर की सुख शांति बनी रहे। अब भाई छोटे बच्चे बड़ों के साथ बदतमीजी करेंगे या ढंग से बात नहीं करेंगे तो बड़े बच्चे मतलब बड़े जो होंगे वो तो यूजुअली आपस में लड़ने लग जाएंगे कि तुमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं है, हमसे बदतमीजी से बात करते हैं, फिर क्लैशेस होंगे, फिर हो सकता है दुनिया मतलब इनका जो घर है वो अलग हो जाए, जो इन फैमिली टूट जाए। तो वो सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए दादाजी ने सबको बहुत अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे के रखी हुई है। एंड वन थिंग आई हैव सीन जनरली इन जॉइंट फैमिलीज़, जो सबसे बड़े मेल मेंबर होते हैं उनकी वैसे भी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है और उनकी बात को कोई टालता नहीं है। जब तक वो होते हैं ना फैमिली में, फैमिली हमेशा बाइंड रहती है। लेकिन जैसे ही मतलब मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ के ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जॉइंट फैमिलीज़ के, जहाँ पे जैसे ही जो सबसे बड़ा बुजुर्ग इंसान था ना उनकी डेथ होती है या फिर कुछ भी होता है
तो पूरी फैमिली बिखर जाती है, सब अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन जब तक वो बड़े इंसान होते हैं तब तक फैमिली इंटैक्ट रहती है। तो वो फैमिली इंटैक्ट कैसे रहती है? इनके बनाए हुए रूल्स की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 2। जॉइंट फैमिली वाले लोग, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मैं कभी भी जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं रही हूँ। आई ऑलवेज लिव्ड इन अ न्यूक्लियर फैमिली। बट या मेरे दादाजी थे और उनकी एक फैमिली थी जॉइंट वाली, तो वहाँ कभी कभी हम जाया करते थे। आई यूज्ड टू गेट दोज वाइब्स, मतलब दादाजी ऐसे सिखाते थे, बोलते थे बहुत सारी चीज़ें। बट जो भी है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हो गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ऐसा है कि एक दादाजी हैं और उनकी पूरी एक जॉइंट फैमिली है, जिसमें उन्होंने सबको सिखाया हुआ है कि अगर घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हें कैसे तहजीब में, अदब में रहना है, दूसरों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, और वहीं पे एग्जाम्पल 2 जो है उसमें दादाजी जो हैं वो तुम्हें सिखा रहे हैं कि फैमिली में आपस में तुम्हें एक दूसरे के साथ कैसे रहना है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस समझ में आया दोनों एग्जाम्पल्स में? क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है दोनों एग्जाम्पल्स में? जहां पे पहले एग्जाम्पल में दादाजी तुम्हें आउटसाइडर्स से किस तरह बिहेव किया जाए वो बता रहे हैं, वहीं पे एग्जाम्पल नंबर 2 में तुम्हें आपस में एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव किया जाए वो पता लग रहा है। अब तुम लोग बोलोगे अरे मैम आप कहाँ एमओए एओए पढ़ा रहे थे, कहाँ आप पारिवारिक चीज़ों पे चले गए हैं? तो बेटा देखो, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में ये जो दादाजी हैं जो बता रहे हैं कि तुम्हें मतलब बाहर के लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, तो यहाँ ये जो बाहर वाले हैं वो वाकई में बाहर वाले हैं। जो ये फैमिली मेंबर्स हैं ये है कंपनी। ठीक है, और ये जो दादाजी हैं ना ये हमारे हैं एमओए। क्या समझे? जो आउटसाइडर्स हैं वो आउटसाइडर्स ही हैं, जो ये तुम्हारी फैमिली है, जॉइंट फैमिली, दिस इज योर कंपनी। और तुम्हारे जो ये दादाजी हैं जो ये कंपनी को बता रहे हैं आउटसाइडर से कैसे बिहेव करना है, ये तुम्हारा एमओए है। सरल लैंग्वेज में बोलूं तो एमओए तुम्हें बताता है कि तुम्हारे आउटसाइडर से किस तरह के रिलेशनशिप होंगे। एमओए तुम्हें बताता है कि आउटसाइडर से तुम किस लेवल तक इंटरेक्शन कर सकते हो, डील कर सकते हो, और कितनी तुम्हारी एक ज्यूरिसडिक्शन है जिसके अंदर तुम एक्ट कर सकते हो। वहीं पे इस वाले एग्जाम्पल में हमारे दादाजी हो जाएंगे हमारे, लेट मी पिक अप पेन, कौन सा वाला उठाऊं? लेट्स टेक दिस वन। ठीक है, लेट्स टेक दिस वन। थोड़ा डार्क ले लेते हैं इसका। ठीक है, इसका थोड़ा डार्क वर्जन ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ जो है अगेन ये जो फैमिली है ये कंपनी है। यहाँ पे जो दादाजी हैं ये हैं एओए, और ये बता रहे हैं कि अंदर चीज़ें कैसे चलेंगी। तो सरल लैंग्वेज में एओए के बारे में बोला जाए तो एओए वो एक रूल बुक है जो बताती है कंपनी के बीच में चीज़ें कैसे होंगी, कंपनी के अंदर चीज़ें कैसी होंगी, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, कंपनी के बीच में कोई भी तरह का डायरेक्टर्स का आवन जावन होता है, नए डायरेक्टर्स आ रहे होते हैं, नई कुछ आ रही हैं चीज़ें, कुछ और हो रहा है, तो वो कैसे होंगे। सो क्या समझ में आया यहाँ पे हमें? यहाँ हमें ये समझ में आया कि एमओए हमें बताता है, हमें बोले तो कंपनी को बताता है कि उसे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कितना इंटरेक्शन करना है, कितना इंटरेक्शन उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या वो नहीं कर सकता है। वहीं पे जो एओए है वो हमें बताता है कि एक कंपनी के विद इन, मतलब उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से फंक्शन करेगा। ठीक है, एमओए हमारी कंपनी को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कितना हमारा कनेक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उन सब चीज़ों के बारे में गाइड करता है। वहीं पे एओए कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताता है। ठीक है, सो ये 2 एग्जाम्पल्स अगर आप वो करना चाहें, कहीं पे स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहें या स्क्रिबल करना चाहें तो कर सकते हैं।
मुझे ऐसा लगता है ऐसे एग्जाम्पल्स ना कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा मदद करते हैं इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल वंस जो हम बिजनेस वाला लेते हैं। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गई है तो बिजनेस वालों को, मतलब बिजनेस के पेपर को अटेम्प्ट करते हुए कोशिश करना फॉर्मल एग्जाम्पल लेने की। वैसे इनफॉर्मल भी लोगे तो उसका कोई हार्म नहीं है, जहाँ तक मतलब तुम अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा पा रहे हो सामने वाले इंसान को, उसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दिखा पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का एग्जाम्पल लो। लेकिन मैंने पर्सनली देखा है कुछ स्टूडेंट्स इनफॉर्मल एग्जाम्पल लेना पसंद नहीं करते, तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद तुम फॉर्मल एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो, नॉट नेसेसरी इनफॉर्मली लेना है तुम्हें, ठीक है। चलिए, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में फर्स्ट ये बोलते हैं नेचर। एमओए के बारे में ये बोलते हैं, इट इज़ द चार्टर और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। एक कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जो बेसिक वो होता है कि कंपनी कैसे गवर्न होगी, वो है हमारा एमओए। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना, पूरे इंडिया को गवर्न करता है, वैसे ये कंपनी को गवर्न करने वाला डॉक्यूमेंट एमओए कहलाया जाता है। एओए वहीं पे बायलॉज हैं कंपनी के, ताकि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट बहुत ही स्मूथ चले और आराम से चले। इन्होंने मेंशन कर दिया है इंटरनल मैनेजमेंट वाला वर्ड, ये आपका कीवर्ड है, ये आपके आंसर में होना ही चाहिए, ठीक है। स्कोप की बात करें तो ये डिफाइन करती है कंपनी की कितनी पावर्स बनती हैं और कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आप देखें एमओए में डिफरेंट क्लॉजेज होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्लॉज ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है कि कंपनी अचीव क्या करना चाहती है, क्यों आई है वो एग्जिस्टेंस में, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। सो स्कोप में ये ऑब्जेक्ट और पावर्स बताती है। वहीं पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कैरिंग आउट डे टू डे ऑपरेशंस। हर दिन कैसे गुजारोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी एओए में लिखी जाती हैं। देन स्टेटस की बात करें तो ये बोलते हैं, इट इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, इट सुपरसीड्स द आर्टिकल्स। ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है और ये एओए से ज़्यादा वो रखता है, अहमियत रखता है। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स को अगर कंपेयर किया जाए तो एमओए का ज़्यादा अहमियत है, ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है इन कंपैरिजन टू एओए। इसका मतलब ये नहीं है कि एओए की कोई औकात नहीं है बट एमओए से कम है। एओए में बोलते हैं ये सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। तो वो आउटसाइडर से कैसा क्या होगा, वो चीज़ कंपनी को गवर्न करता है उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, और ये इंटरनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कंपनी को गवर्न करने का काम करता है। देन लीगल इफेक्ट की बात करें, एक्ट्स डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आर वॉइड। अगर मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि मतलब हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स को पास कराना, वहीं पे तुम अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेते हो तो ये तो तुम अपने ऑब्जेक्ट्स के बहुत ज़्यादा बियॉन्ड चले गए। तुमने कोई ऐसा काम कर दिया जो तुम्हारे एमओए के कॉन्ट्रेरी जा रहा है, अलग जा रहा है, बिल्कुल बियॉन्ड लाइक एम्बिट जा रहा है, देन इन दैट सिनेरियो वो काम गलत माना जाएगा, वॉइड कंसिडर किया जाएगा। तो एमओए में जितना लिखा हुआ है, जहाँ तक लिखा हुआ है, जो लिमिट सेट की हुई है उसके अंदर ही तुम चल सकते हो, उसके आगे पीछे कहीं नहीं जा सकते हो। ये तुम्हारे लिए बाउंड्रीज हैं जिनको तुम एक्सीड नहीं कर सकते हो। एमओए तुम्हारे लिए बाउंड्री सेट करता है जिसके बियॉन्ड तुम नहीं जा सकते हो। वहीं पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बोला जाता है, एक्ट्स डन बियॉन्ड द आर्टिकल्स कैन बी रेक्टिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। नाउ व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? ये रेक्टिफिकेशन नहीं है, माइंडेड, ना ही रेक्टिफाई कर रहे हैं हम यहाँ हम रेटिफाई कर रहे हैं। रेटिफाई करने का मतलब होता है अप्रूवल देना। तो ये बोलते हैं कि अगर आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है जो आपके एओए के बियॉन्ड जा रहा है, मतलब एओए को सुपरसीड कर रहा है, देन इन दैट सिनेरियो उस एक्ट को फिर भी हम ठीक कंसिडर करवा सकते हैं, रेटिफाई करा के शेयर होल्डर से अप्रूवल लेके। रेटिफिकेशन का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, उसमें हमारा मेजॉरिटी होती है कि शेयर होल्डर्स की कितनी मेजॉरिटी लगेगी, और अगर वो मिल जाती है तो वो एक्ट क्या हो जाता है, नॉर्मल कंसिडर करना शुरू कर दिया जाता है, सही कंसिडर कर लिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, देन इन दैट सिनेरियो, मतलब अगर शेयर होल्डर्स नहीं रेटिफाई करते हैं तो वो एक्ट भी गलत माना जाएगा। देखिए, कोई भी काम एमओए के बियॉन्ड कर रहे हो वो तो गलत होगा ही होगा, उसको ठीक करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन एओए के बियॉन्ड कोई एक्ट तुम कर रहे हो उसको ठीक कराया जा सकता है, शर्तें तुम्हारे शेयर होल्डर्स तुम्हारे साथ हो और वो रेटिफाई करने के लिए तैयार हो जाए। तो रेटिफिकेशन इज बेसिकली अप्रूवल एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी के साथ। कंपल्शन की बात करें, द प्रेपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंपल्सरी। ये बोलते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बनाना कंपल्सरी है, तो यस इंडीड
बिना एमओए बनाए आप काम नहीं चला सकते। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे लगते हैं, आपको सबमिट करने पड़ते हैं आरओसी के पास कि सर देखिए दिस इज आर एमओए, दिस इज आर एओए। जब तक ये नहीं उनके पास पहुंचते ना, कंपनी फॉर्म नहीं होती। वहीं पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो ये बोलते हैं द प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नॉट कंपल्सरी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जो प्रिपरेशन है वो नहीं कंपल्सरी। अब ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि मैंने तो बोला कि आरओसी को अपन को सबमिट करना पड़ता है। वो इसलिए बोला गया है क्योंकि आप नहीं बनाओ चल जाएगा, क्योंकि एक मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑलरेडी दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि एमओए तो आपको अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्योंकि इंटरनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग होता है, तो अगर आप प्रिपेयर नहीं करते तो इट्स ओके, क्योंकि एक सैम्पल वाला एक टेम्पलेट के फॉर्म में ऑलरेडी हमें एक्ट के द्वारा, रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा मिला हुआ है। वी कैन बाय डिफॉल्ट फॉलो दैट वन ऑल्सो। कहने का मतलब है एक तो खुद बनाया अपनी कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग, हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, दूसरा ये है ऑलरेडी हमें अवेलेबल मिल रहा है, अगर आपको वो भी फॉलो करना है तो चल जाएगा। अगर आपको खुद का नहीं बनाना, इट्स ओके, ये वाला सैम्पल है, ये वाला टेम्पलेट के रूप में हमें मिला हुआ है। इफ़ यू वांट टू फॉलो दैट ऑल्सो देन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। तो अ कंपनी में अडॉप्ट टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट, टेबल एफ को आप अडॉप्ट कर लीजिए। टेबल एफ में कुछ नहीं है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही है, ठीक है। जो सिंपल टेम्पलेट बताया हो ना वो है। रिलेशनशिप, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये कंपनी का रिलेशनशिप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कैसा रहेगा वो डिसाइड करवाता है। जबकि एओए की बात करो तो ये इंटरनल रिलेशनशिप कैसा चलेगा कंपनी का मेंबर्स के साथ, उस चीज के बारे में बात करता है। नेक्स्ट देखिए, ऑल्ट्रेशन की बात करें। ऑल्ट्रेशन का मतलब है बदलाव। क्या हम एमओए एओए को बदल सकते हैं? तो यहाँ ये बोल रहे हैं ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन is difficult and a lengthy process. The approval of government is necessary for the alteration. पहली बात तो ये बोलते हैं कि एमओए ले लो या एओए ले लो, दोनों को बदला जा सकता है, लेकिन एमओए का बदलने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है। बट व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर बदलाव लाने हैं तो वो कंपैरेटिवली इजी है और सिंपल प्रोसेस है। द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी नहीं होता, आवश्यक नहीं होता। वेयरएज एमओए के बीच में अगर आपको कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई एक नॉर्मल कंपनी थी, नहीं मान लीजिए कोई एनपीओ थी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सेक्शन 8 कंपनी खुली, आपने खोल दी। अब इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एड्स मिल रहे होंगे। नाउ यू वांट टू कन्वर्ट दिस कंपनी टू अ नॉर्मल कंपनी, तो भाई वो एड्स वालों को कैसे पता चलेगा? जो गवर्नमेंट के एड्स तुम्हारे पास आ रहे थे, ग्रांट्स तुम्हारे पास आ रहे थे, उनको कैसे पता चलेगा कि तुमने तो कंपनी का वही हुलिया ही बदल दिया है? तुमने एक एनपीओ को, एक ऐसी प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि वेलफेयर के लिए आई थी, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए आई थी, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को तुमने बदल के प्रॉफिट मोटिव वाली बना दिया है, तो उनके तो ग्रांट्स रुक जाने चाहिए ना। इसलिए एमओए में कोई भी चेंज होता है उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल लगता है, वेयरएज एओए में कुछ भी चेंजेस होते हैं वो तुम्हारे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो तुम्हें ही फ़र्क पड़ना चाहिए, उससे गवर्नमेंट को नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं लगता और ऑल्ट्रेशन भी थोड़ी सी क्या होती है, ईजी होती है। अंडरस्टूड? आया इतना समझ? चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट। ये पहली स्लाइड है, दिस इज सेकेंड स्लाइड, and this one is the third one and last one. चलिए, यहाँ होता है हमारा सेकेंड चैप्टर का डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर के डिफरेंस बिटवीन कवर करने वाले हैं। आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर के डिफरेंस बिटवीन ऑलरेडी देख ली हैं, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखा हुआ है प्लेलिस्ट का, जाके देख लीजिए। हर एक चैप्टर के डिफरेंस बिटवीन की मैं वीडियोस बना रही हूँ सो दैट इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपको 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सो अच्छे से पढ़िए। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए, बुक्स ई बुक्स चाहिए, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखा हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। 100% फ्री एजुकेशन है, यूट्यूब पे भी
एट द सेम टाइम हमने अपनी वेबसाइट भी बनाई हुई है मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से, एंड एट द सेम टाइम मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से एप्लीकेशन भी है। तो आपको जिस भी ज़रिए से पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। ये सारे कोर्सेज कुछ आपको डिलीवर हो चुके हैं, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस हैं, कुछ और इसमें ऐड होंगे फ्यूचर के लिए। तो जो भी आपका इंटरेस्ट का कोर्स हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी की सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।